हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शिल्पी आप सभी का आज एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का समास उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि समास क्या होता है, समास को कितने भेदों में विभक्त किया गया है और उदाहरण के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे कि समास क्या होता है। समास हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन हर कंपटीशन में जरूर आते हैं, जैसे कि हमारा यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसआई, जो भी एग्जाम्स में हिंदी आती है उनमें समास के एक दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक को आज हम लोग समझते हैं। अब मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि समास क्या होता है। समास के भेदों को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं। समास होता है कि किसी को पदों को संक्षेप में करके लिख देना। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक शब्दों से एक नया यौगिक पद बन जाता है तो वही क्या होता है हमारा, वही पद समास कहलाता है। समास कहलाता है। समास में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमारा अभी दूसरा क्या है कि समस्त पद क्या होता है। समास क्या होता है कि अपनी बात को संक्षेप में कर जो लंबी बात थी उसे संक्षिप्त कर दिया गया और उसे कई शब्दों को एक शब्द में समाहित करके प्रस्तुत कर देना ही समास होता है। अब देखते हैं समस्त पद क्या है। समास युक्त पद ही समस्त पद है। जैसे कि यथा शक्ति। यथाशक्ति क्या है हमारा, हमने कई शब्दों को मिलाकर एक शब्द में समाहित कर दिया है और ये हमारा क्या समास युक्त पद है और इसी को हम कहते हैं समस्त पद। समस्त पद के विषय में हम लोग को जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग समास पढ़ रहे हैं और समस्त पद विग्रह आदि नहीं पता है तो हम लोग कैसे समास के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब देखते हैं विग्रह क्या होता है। विग्रह समस्त पद को पूर्व रूप में लाना ही विग्रह होता है। समस्त पद को पूर्व रूप में लाना ही विग्रह है। जैसे मैंने आपको समस्त पद क्या दिया था उदाहरण, यथाशक्ति। यथाशक्ति को जब हम पूर्व रूप में लिखेंगे हो जाएगा शक्ति के अनुसार। और ये शक्ति के अनुसार क्या है हमारा, ये विग्रह पद प्राप्त हो गया है। शक्ति के अनुसार विग्रह हो गया, यथाशक्ति समस्त पद हो गया। और विग्रह में भी दो होते हैं, एक होता है पूर्व पद, जो पहला ये पद है ये हो गया पूर्व पद, दूसरा पद हो जाता है उत्तर पद। अब आपसे अगर कोई पूछता है कि पूर्व पद क्या होता है,
समस्त पद क्या होता है, ये आप अच्छे से बता पाएंगे। अब आपका टॉपिक है कि संधि और समास में क्या अंतर होता है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। संधि और समास में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि वर्णों के मेल से संधि बनती है और समास पदों के मेल से बनता है। पद क्या होते हैं, हमारे शब्द, शब्दों का मेल होता है तब समास बनता है, वर्णों का मेल होता है तब संधि बनती है। वर्णों के मेल से संधि बनती है, पदों के मेल से समास बनता है। यही सबसे महत्वपूर्ण अंतर है इन दोनों के बीच में, समास बनता है। अब आइए देखते हैं कि समास कितने प्रकार का होता है, समास को कितने भागों में विभक्त किया गया है। समास के भेद देख लेते हैं। समास के भेद, समास के भेद है हमारे, सबसे पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के बाद आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के बाद आपका कर्मधारय, कर्मधारय के बाद द्विगु, द्वंद्व और आपका एक और समास बचा है जो कि है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, तो अगर आपसे कंपटीशन, किसी भी कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि समास के कितने भेद हैं, तो कितने भेद होते हैं समास के? 6। बहुत सी बुक्स में समास के 4 भेद भी दे रखे हैं। जो लोग 4 भेद बताते हैं वो कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद मानते हैं। ये संस्कृत में बताया गया है कि कर्मधारय और द्विगु समास तत्पुरुष का ही एक भेद है। वैसे हिंदी में आपको 6 भेद ही बताने होते हैं। अब हमारा अव्ययी भाव समास को देख लेते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, अव्ययी भाव समास को आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं कि कुछ आपको दे दिया गया कि इसमें कौन सा समास है, तो आपको समास पहचानना होता है कि समस्त पद में कौन सा समास है। जैसे कि अव्ययी भाव समास देखते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास, इसका सबसे महत्वपूर्ण एक ये आपका निकल के आता है कि इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका प्रधान होता है और इसमें क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि प्रतिदिन ले लिया हम लोगों ने, प्रतिदिन, इसको जब हम लोग विग्रह करेंगे तो आएगा हमारा प्रत्येक दिन। इसमें आपको ये ऐसे भी आप पहचान सकते हैं, कुछ अव्यय मिल जाते हैं, जैसे प्रति मिल गया, यथा मिल गया। इस तरीके से आपको ये अव्ययी भाव को पहचानने की ये भी पहचान होती है कि प्रति मिल गया, अव्यय मिल गया, आ मिल गया, इस तरीके से अव्यय भी मिल जाते हैं आपको। तो प्रत्येक दिन, इसमें क्या प्रथम पद प्रधान होता है और आप
आप इन शब्दों से भी पहचान सकते हैं कि ये अव्ययीभाव समास है। और एक इसका उदाहरण और होता है रातों रात। अगर कभी ऐसा आ जाता है कि एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, एक ही शब्द को दो बार रिपीट किया गया है, तो वहां पे आप अव्ययीभाव समास ही लगाएंगे। वहां पे आप कंफ्यूजन में मत आइएगा कि योजक चिन्ह है तो आप द्वंद्व लगा दें, द्वंद्व नहीं होगा। रातों रात, बातों बात, एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। आजन्म। एक उदाहरण और देख लेते हैं। जन्म, जन्म भर। एक उदाहरण और देख लेते हैं, यथाशक्ति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपका अव्ययीभाव समास का। यथाशक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। जब विग्रह करते हैं तो ये यथा या आ या प्रति ये सब चले जाते हैं और इनके स्थान पर दूसरे शब्द आ जाते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा? अव्ययीभाव समास। दूसरा समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में एक तो 6 कारकों के माध्यम से हम लोग पहचानते हैं। तत्पुरुष समास का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यश प्राप्त। यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्ता ने कर्म को, तो ये कौन सा तत्पुरुष हो गया? को मिल गया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। मैंने आपको कारक में बताया था कि कर्ता ने होता है हमारा कर्ता कारक, कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के रारी रे, अधिकरण, ये सब हमारे क्या है? कारक हैं। और इन 6 कारकों पर ही आधारित होता है हमारा तत्पुरुष समास। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्याग्रह को हम लोग कैसे? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है? संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। अगर तत्पुरुष में भी आपका भेद पूछ दिया था कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप इन कारकों से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है। आप कारक मेरा वीडियो जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, कारक मैंने बताया है कि कौन कौन से, इसलिए मैंने ज्यादा यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया है। और एक पॉइंट इसका ये है, अव्ययीभाव में आपका कौन सा पद प्रधान था? प्रथम पद प्रधान था, और तत्पुरुष में आपका द्वितीय पद की प्रधानता होती है। द्वितीय पद की प्रधानता होती है। जब इसको आप विग्रह करते हैं तो आपको कोई ना कोई कारक चिन्ह अवश्य मिलेगा। जैसे कि यश प्राप्त में आपको क्या मिल रहा है? यश को प्राप्त, को मिल गया आपको कारक चिन्ह। सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह, के लिए आपको क्या मिल गया? कारक चिन्ह। तत्पुरुष की ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है, जब आप विग्रह करेंगे तो आपको कोई ना कोई कारक चिन्ह जरूर मिलेगा, और उसी कारक चिन्ह के आधार पर आप बताएंगे कि ये तत्पुरुष का कौन सा भेद है। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का जैसे कि नील गाय है उदाहरण, नील गाय। गाय की विशेषता है कि वो नीली है, तो इसमें एक विशेष्य होता है और एक होता है उसका विशेषण। तो गाय का विशेषण क्या है? नीला होना। तो कर्मधारय में यही होता है कि एक जो हमारा समस्त पद होता है उसमें एक विशेष्य होता है और एक उसका
विशेषण होता है, यही इसकी पहचान होती है। और इसका विग्रह करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, नीली है जो गाय। तो गाय की विशेषता हो गई कि वो नीली है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय, इसका यही सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें एक विशेष्य होता है और एक विशेषण होता है। इसी के माध्यम से हम कर्मधारय समास को पहचानते हैं। कर्मधारय के बाद हम लोग देख लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास का सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इसमें आपको कोई ना कोई संख्या दी जाती है। दिक, दिक, दिक का अर्थ होता है, दिक का अर्थ है संख्या। दिक किससे निकला है, द्विगु जो है दिक से बना हुआ है। दिक का अर्थ होता है संख्या, तो ये संख्यावाची समास होता है। अगर आपको कोई संख्या मिल रही है तो उस संख्या से आप पहचान लेंगे कि ये द्विगु समास है। और वो संख्या क्या होगी, समूह में होगी, जैसे कि सप्ताह, 7 दिनों का समूह। हमारी संख्या भी मिल गई है और समूह में है, इसलिए यहाँ कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। चौराहा, 4 रास्तों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह होता है तिरंगा। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो आपकी द्विगु की यही पहचान होती है कि आपको संख्या मिल जाती है और वो संख्या समूह में होती है, वहां पर हमारा कौन सा समास होता है, द्विगु समास। अब हमारा देख लेते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास का सबसे पहला ये है कि इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं हमारे द्वंद्व समास में, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी एक पद की नहीं प्रधानता होती है, दोनों पदों की प्रधानता होती है हमारे द्वंद्व समास में। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो बीच में और, एवं, तथा ऐसे आ जाते हैं। ये योजक चिन्ह हटकर इस तरीके से और, तथा, एवं इस तरीके से लगा देते हैं विग्रह करने में द्वंद्व समास में। और एक इसकी पहचान आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें योजक चिन्ह दिया रहता है। द्वंद्व समास में आपको योजक चिन्ह भी मिल जाता है और उसके दोनों पदों की प्रधानता होती है, जैसे कि माता पिता। विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता। तो योजक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाता है, और लगा देंगे या एवं, तथा इस तरीके से आता है। ये हो गया हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के बाद सबसे अंतिम समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हमारा वो समास होता है जिसमें पूरा जो संज्ञा शब्द निकल के आता है वो पूरा उसकी विशेषण दे रखा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं, नीलकंठ। इसमें जो विशेषण दिया होता है वो किसी संज्ञा शब्द का जाके निकलता है, जैसे कि नीला है जिनका कंठ। किसका कंठ नीला है, अर्थात भगवान शिव जी का कंठ नीला है। तो ये एक विशेषण दे रखा था और ये विशेषण शिव
समास होगा। एक इसकी बात महत्वपूर्ण है कि इसमें अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान कैसे हो रहा है? जैसे कि नीलकंठ दिया गया है, नीलकंठ किसकी विशेषता हो रही जाके? शिव जी की विशेषता हो रही है कि वो नीला है उनका कंठ, तो कौन प्रधान हो गया? शिव जी। अन्य पद प्रधान हो गया, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि और कर्णधारय में यही अंतर होता है कि कर्णधारय में कोई अन्य पद की प्रधानता नहीं होती है, बहुव्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है जाके, कर्णधारय में क्या होता है? विशेष्य और विशेषण दिया गया होता है, और इसमें पूरा विशेषण ही किसी दूसरी संज्ञा का होता है। तो यही इन दोनों में एक डिफरेंस किया जा सकता है बहुव्रीहि और कर्णधारय में। ये आपके हो गए 6 समास। एक लंबोदर उदाहरण देख लेते हैं बहुव्रीहि का। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर अर्थात पेट, लंबा है उदर जिनका, किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। तो अन्य पद की प्रधानता हो गई, इसलिए यहाँ पर कौन सा हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। मैं आशा करती हूँ कि आपको समास बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और आपका कहीं भी कंपटीशन में समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको एकदम सही टिक करके आएंगे। और स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।